देखो क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहे हैं राजेश इज द डायरेक्टर ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 11 करोड़. कंपनी हैज ग्रांटेड अ लोन ऑफ 2 करोड़ टू राजेश. द कंपनी हैज बोरोड अ 15 करोड़ फ्रॉम HDFC बैंक. कंपनी सेक्रेटरी इन्फॉर्म्स द कंपनी दैट द लोन टू द डायरेक्टर इज अ वायलेशन ऑफ द प्रोविजन. तो राजेश नाम का एक डायरेक्टर है, उसको कंपनी 2 करोड़ का लोन दिया. हाँ, कंपनी का लोन खुद का मार्केट से है 15 करोड़ का, पेड अप कैपिटल है 11 करोड़ का. क्या कंपनी ये लोन दे सकता है डायरेक्टर को? कितना अलाउड है? पहला बात तो बोला नो कंपनी शैल डायरेक्टली एडवांस एनी लोन represented by book debt to give any guarantee provided in security in connection with loan taken by director. न तो कंपनी डायरेक्टर को डायरेक्ट लोन दे सकता है, न ऐसा कोई फर्म को लोन दे सकता है जहां पे डायरेक्टर या उसका कोई रिलेटिव पार्टनर हो, न डायरेक्टर के बिहाफ में गारंटी दे सकता है. 3 बात सीधा बोला. कंपनी डायरेक्टर को डायरेक्ट लोन नहीं दे सकता, गारंटी नहीं दे सकता डायरेक्टर के बिहाफ में, न ऐसा कोई फर्म को लोन दे सकता है जहां पे डायरेक्टर या उसका कोई रिलेटिव पार्टनर. ठीक है, ये किसके ऊपर है रेस्ट्रिक्शन? पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट कंपनी में क्या रूल है? ऐसा प्राइवेट कंपनी पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है जिस प्राइवेट कंपनी का कोई और शेयर कैपिटल में कोई और पैसे, कोई और कंपनी पैसा नहीं लगाया हो. कंपनी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपने पेड अप कैपिटल का डबल या फिर ₹50 करोड़ विचेवर लोअर से ज्यादा लोन नहीं ले रखा हो. एंड कंपनी का कोई भी रिपेमेंट डिफॉल्टेड नहीं हो. देख सिंपल एक मिनट के अंदर पूरा रूल रिकैप करे तो नॉर्मली कोई कंपनी डायरेक्टर को लोन, डायरेक्टर के बिहाफ में गारंटी या ऐसा कोई फर्म को लोन जहां पे डायरेक्टर या रिलेटिव पार्टनर हो नहीं दे सकता. ये रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी पे नहीं है. किस प्राइवेट कंपनी पे? जिस पे कोई और कंपनी पैसा नहीं लगाया हो, जिसका अपना लोन पेड अप कैपिटल से डबल से ज्यादा या ₹50 करोड़ विचेवर लोअर से ज्यादा नहीं हो और कंपनी डिफॉल्टर नहीं हो कोई भी बोरिंग को रिपेमेंट करने में. ठीक, अब पहले तो पढ़ो ये जो कंपनी है ये कौन है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे राजेश डायरेक्टर है. तो ये प्राइवेट कंपनी का अलाउड तो है, बट वो 3 कंडीशन देखना पड़ेगा. या कहीं नहीं बोला कंपनी डिफॉल्टर है, या नहीं कहीं बोला कंपनी में दूसरा कोई कंपनी पैसा लगाए. अब बचा बीच वाला कंडीशन, क्या? कंपनी का पेड अप कैपिटल के डबल या 50 करोड़ विचेवर लोअर से ज्यादा लोन नहीं हो. तो लोन 50 करोड़ से ज्यादा तो नहीं है, 15 करोड़ ही है, और पेड अप कैपिटल से डबल से भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि 11 करोड़ का पेड अप कैपिटल का डबल 22 करोड़ होता है. तो 22 करोड़ से ज्यादा से लोन नहीं है. तो यानी ये कंपनी लोन दे सकता है डायरेक्टर को. हाँ, तो यहां पे वही बात समझाया. कंपनी का पेड अप कैपिटल 11 करोड़ है, यानी 22 करोड़ से ज्यादा लोन, और कंपनी के ऊपर 22 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं होना चाहिए, या ₹50 करोड़ विचेवर लोअर. तो दोनों में लोअर कौन है? 22 करोड़. तो कंपनी पे 22 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए. कंपनी पे तो लोन 15 करोड़ का ही है. तो कंपनी कैन गिव लोन ऑफ 2 करोड़ टू राजेश. तो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का बात गलत है. यहाँ पे कोई रूल वायलेट नहीं हुआ, कोई रूल टूटा नहीं है. तो एक लाइन में पूरा, मतलब एक कहानी में पूरा रूल याद आ गया. पब्लिक कंपनी दे ही नहीं सकता लोन गारंटी, न डायरेक्टर को, न डायरेक्टर के बिहाफ में, न किसी फर्म को जिसमें डायरेक्टर या उसका रिलेटिव पार्टनर हो. प्राइवेट कंपनी दे सकता है अगर वो डिफॉल्टर नहीं है कोई लोन चुकाने में, उस पर किसी और कंपनी से लोन नहीं है, किसी और कंपनी का कैपिटल नहीं लगाया हुआ उसमें, एंड कंपनी का लोन अपने पेड अप कैपिटल के डबल या 50 करोड़ विचेवर लोअर से ज्यादा नहीं. तो यहाँ पे ठीक था. चलो नेक्स्ट बोला रमन इज द डायरेक्टर ऑफ मेगा लिमिटेड. मेगा लिमिटेड है कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मिनरल वाटर. रोहिणी वाइफ ऑफ रमन इज अ पार्टनर इन MS टोटल, अ पार्टनरशिप फर्म.
ठीक है। तो रमन एक डायरेक्टर है मेगा लिमिटेड में, लिमिटेड कंपनी है। उसकी वाइफ रोहिणी एक पार्टनर है एमएच टोटल पार्टनरशिप फर्म में, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग पैकेट जूस। पैकेट जूस बेचते हैं वो लोग। रमन ऑल्सो हेल्ड 100 शेयर्स इन जिम्बा प्राइवेट लिमिटेड। रमन एक जिम्बा प्राइवेट लिमिटेड नाम का कंपनी है जिसमें 100 शेयर लेके बैठे हैं। वो कंपनी का एक काम है बॉटल बनाना। तो यहाँ पे 3 बिजनेस इन्वॉल्व हो रहा है। मेगा लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें रमन डायरेक्टर है, उसकी वाइफ एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, और रमन खुद एक कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें 100 शेयर से ऊपर हेल्ड कर है। ठीक है। अब बोल रहा है रमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मेगा लिमिटेड इंटेंड टू ग्रांट लोन। कंपनी जो है मेगा लिमिटेड वो पार्टनरशिप फर्म को लोन देना चाहती है और जिम्बा प्राइवेट लिमिटेड को भी लोन देना चाहती है। तो तुम बताओ कंपनी मैक्सिमम कितना लोन ये लोग को दे सकती है। तो पहला बात मुझे क्या लोन दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो कितना और क्या कंडीशन है। तो पहले वही ज्ञान को रिपीट किया कि डायरेक्टर को भी लोन नहीं दे सकता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है। और किसी फर्म या ऐसा कंपनी को भी लोन नहीं दे सकते जहां तुम्हारा डायरेक्टर या तुम्हारा डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर है या डायरेक्टर है। ठीक बात। अब देखते हैं। अब देखो यहां पहले बात बोला तो दे ही नहीं सकते, लेकिन अब कब दे सकते हैं उसका रूल आया। तो यहां बोला एसआर पास करो तो दे सकते हो, और जो लोन तुम दे रहे हो वो लोग अपने मेन बिजनेस में यूज करेगा, कोई और काम में यूज नहीं करेगा। तो अगर तुम्हारा कोई डायरेक्टर का इंटरेस्टेड है तो पहला बात तो लोन दे नहीं सकते। अगर देना है तो देने का एक तरीका क्या निकाला, एसआर पास करो, या फिर एंड जो लोन दे रहे हो वो कंपनी अपना मेन बिजनेस में यूज करेगा। कंपनी को पहले जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा, शेयर होल्डर को सारा बात बताना पड़ेगा, फिर एसआर पास करो तो दे पाओगे। स्पेशल रिजोल्यूशन बोला है, माने 75% शेयर होल्डर 3/4 मेजोरिटी अगर हाँ बोलेगा तो लोन दे सकते। तो पब्लिक लिमिटेड में एक्स्ट्रा बात याद क्या की है, पहला बोला तो लोन दे ही नहीं सकते, अब बोला दे सकते हो अगर एसआर पास करते। ठीक है। अच्छा, अब यहां बोला कंसिडरिंग द अबव प्रोविजन, ऊपर कहीं नहीं बोला वो लोग एसआर पास किए। ठीक है। तो फिलहाल तो यहां नीचे बोला लोन दे नहीं सकते। देखो क्या बोला, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन मेगा लिमिटेड कैन नॉट ग्रांट लोन टू मेसर्स टोटल अ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनर की वाइफ वहां डायरेक्टर है। ठीक है। हाँ, लेकिन जिम्बा प्राइवेट लिमिटेड को दे सकते हैं कंपनी एसआर पास करे तो, क्योंकि वहां पे रमन 100 शेयर होल्ड कर रहे। ठीक है। उस कंपनी में रमन डायरेक्टर नहीं है ना। देखो कहीं नहीं बोला, यहां क्या बोला था, बस जिम्बा लिमिटेड में 100 शेयर होल्ड कर। ठीक है ना। अगर रमन वहां डायरेक्टर होता है, रमन की वाइफ में डायरेक्टर होती तो नहीं दे पाते, एसआर पास करके दे पाते, एसआर पास करके दे पाते। बट यहां कहीं मैं बोला नहीं है कि हमने एसआर पास की है। तो तुम यहां बोलो क्योंकि गाड़ी शेयर होल्ड कर रहा है, न वो ना उसकी वाइफ उस प्राइवेट लिमिटेड में, ना डायरेक्टर है ना कुछ और है, तो फिर ये ठीक है, लेकिन प्रोविजंस कंप्लाई करते हुए। नेक्स्ट बोला राकेश इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ हैप्पी ट्रैवल लिमिटेड। राकेश नॉन एग्जीक्यूटिव है, मतलब डे टू डे काम में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉन इंडिपेंडेंट है।
मतलब कंपनी पे डिपेंडेंट है, एक अनलिस्टेड कंपनी का। हैप्पी ट्रैवल लिमिटेड एक कंपनी जो अनलिस्टेड है। पेड अप शेयर कैपिटल उस कंपनी का 120 करोड़ है। कंपनी लोन ले रखा ऑलरेडी 65 करोड़ का। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मीटिंग बुलाया और एक रिजोल्यूशन पास किया कि वो हाउसिंग लोन देगा, टू ग्रांट हाउसिंग लोन ऑफ 1 करोड़ टू राकेश फॉर परचेज ऑफ एन अपार्टमेंट इन नवी मुंबई एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है ताकि राकेश एक घर ले पाए। द कंपनी हैज इंप्लीमेंटेड अ हाउसिंग लोन फॉर परमानेंट एम्प्लॉइज एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। कंपनी ये रूल बना रखा है कि वो अपने परमानेंट एम्प्लॉइज को ये लोन देता है। कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी इस पे ऑब्जेक्शन ला रहा है, बोल रहा है ये अलाउड नहीं होगा। क्या कंपनी सेक्रेटरी यहां पे राइट है? और अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता तो तुम्हारा आंसर डिफरेंट होता। पहला बात तो क्योंकि ये लिमिटेड कंपनी है तो लोन दे नहीं सकते, देना है तो एसआर पास करो, ठीक बात। प्राइवेट लिमिटेड में क्या रूल है? कंपनी डिफॉल्टर नहीं हो, किसी और कंपनी का इस कंपनी में पैसा नहीं लगा वो, और अपने पेड अप कैपिटल का डबल या 50 करोड़ विच एवर इज लोअर से ज्यादा का कंपनी का खुद का लोन नहीं है। पेड अप कैपिटल 120 करोड़, 120 करोड़ का डबल 240 करोड़, 240 करोड़ और 50 करोड़ में लोअर कौन? 50 करोड़। 50 करोड़ से ज्यादा का लोन तो है कंपनी के ऊपर, 65 करोड़ का लोन है, तो यहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है। तो देखो पहले वही सब ज्ञान लिखा पूरा, पब्लिक कंपनी है तो नहीं दे सकता, प्राइवेट कंपनी है तो ये रूल है, ठीक है। तो पहला बात तो हैप्पी ट्रैवल लिमिटेड डायरेक्टर, अगर वो हैप्पी ट्रैवल लिमिटेड है तो डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता, सेक्रेटरी का ऑडिट राइट है। यहां पे लिखना चाहिए था बट एसआर पास करके दे सकता है। और अगर हैप्पी ट्रैवल प्राइवेट कंपनी होता तो भी इसका पेड अप कैपिटल 120 करोड़, जिसका डबल 240 करोड़, 240 और 50 करोड़ में लोअर कौन? 50 करोड़। ऑलरेडी कंपनी का लोन कितना है? 65 करोड़, तो ये भी लोन नहीं दे सकता, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब आ रहा है एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देने का बात कर रहे हैं, या एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का बात कर रहे हैं। इंटर कॉर्पोरेट लोन या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। तो इसका रूल क्या है और रेस्ट्रिक्शंस क्या है वो बताओ। तो यहां पे केस लॉ भी दिया है कि ए बी सी डी 4 लिमिटेड कंपनीज है जो कि ग्रुप इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, एक ही ग्रुप की 4 कंपनी है। ए लिमिटेड invested 52% of B Limited share capital and B Limited has invested 55% share capital of C Limited and C Limited has issued 51% share of capital of D Limited. तो A B में 52% पैसा लगा रखा है, B C में 55 और C D में 51%, और ये सब एक ग्रुप कंपनी है। तुमको यहां पे बोला है क्या ये इन्वेस्टमेंट अलाउड है, वैलिड है या नहीं, इसका रूल्स बताओ। तो दोनों क्वेश्चन में एक ही बात पूछा। यहां पे मोर देन 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज का बात हो रहा है। देखते हैं। विदाउट प्रोड्यूस टू द प्रोविजन ऑफ कंटेंट इन दैट अ कंपनी शेल अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू नॉट मोर देन 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउएवर अबव प्रोविजन शेल नॉट अफेक्ट। 2 लेयर का मतलब क्या बोल रहे हैं? ए बी में होल्डर है, बी फिर सी में होल्डर है, सी डी में होल्डर है, ये तो 4 लेयर हो गया ना। अब अगर ए डी में पैसा लगा है तो मोर देन 2 लेयर नहीं हो गया? हाँ, तो इसी को बोलते हैं मोर देन 2 लेयर। यहां लिखा है नॉट मोर देन 2 लेयर अलाउड नहीं है। बिलो 2 लेयर तुम इन्वेस्ट करो, लेकिन 2 लेयर से ज्यादा है तो अलाउड नहीं है। पहले रूल पे आ जाओ, ठीक है। रूल
अब बोला कब कब ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो रूल क्या है, तुम नॉट मोर देन 2 लेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब बिलो 2 लेयर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, ये कब कब रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। यहां पे 2 कंडीशन बताया। अ कंपनी फ्रॉम एक्वायरिंग एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया इफ सच अदर कंपनी हैज इन्वेस्टेड सब्सिडियरी बियॉन्ड 2 लेयर एज पर द लॉ सच कंट्री। एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रखा है जो कि दूसरे देश में इनकॉर्पोरेटेड है, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, और वहां का देश का रूल ये अलाउ करता है, तो करो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा बोला सब्सिडियरी कंपनी फ्रॉम हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट अंडर लॉ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स। होल्डिंग सब्सिडियरी का अगर रिलेशनशिप है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते। दो बात बोला, होल्डिंग सब्सिडियरी का रिश्ता है तो करो, और अगर एक कंपनी दूसरे देश में रजिस्टर्ड है और वो इंडियन कंपनी में पैसा लगा रहा है तो लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे 2 बात समझाया है। ये लेयर का मतलब क्या है? लेयर का मतलब यही है सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब क्या है? जिनका काम ही है दूसरे कंपनियों में पैसा लगाना, दूसरे कंपनी का शेयर डिवेंचर खरीदना, सिक्योरिटीज खरीदना और उनमें पैसा लगाना, यही मेरा बिजनेस है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बोलना चाह रहे, ठीक है। अब तक बोला क्या है, सुनना, हम तेरे कंपनी में पैसा लगाया, तेरा कंपनी कोई और कंपनी में पैसा लगाया, या हम तेरे थ्रू कोई और कंपनी में पैसा लगाया, ये होता है 2 लेयर। हम तेरे थ्रू किसी और कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, 2 लेयर तक तो जा सकता है, 2 लेयर से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। फिर ये बोला ये कब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर एक कंपनी दूसरा देश में रजिस्टर्ड है और एक कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। या फिर हम तेरा सब्सिडियरी है, हम तेरा होल्डिंग है तो लगा सकते हैं, वहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पे एक बात और समझाया, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है, ये मीनिंग समझाने के लिए था तुमको खाली। लेयर मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी का बात, और इन्वेस्टमेंट मतलब जो दूसरे कंपनियों में पैसा लगाना ही मेरा बिजनेस है, हम इन्वेस्टमेंट का ही बिजनेस करते हैं। अब यहां एक कंडीशन लगाया, इफ इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक बात बोल देवराज, हम तेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट, ये मेरा एसेट ही तो है। हाँ, तो ये बोलना चाह रहे, नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल एसेट। तेरे टोटल एसेट का 50% से ज्यादा, यानी होल्डिंग सब्सिडियरी ऊपर वाला बात को घुमा के ला रहा है कि होल्डिंग सब्सिडियरी का रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा तेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट 50% से कम है तो फिर तो अपने होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं है ना, तो फिर ये रूल अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। एंड देखो, एक तो एसेट का बात बोला, अब इनकम का बात बोला। तुम्हारा कमाई का 50% से ज्यादा मेरे को मिलता है, तब हम मोर देन 2 लेयर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखो, ऊपर बोला 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, फिर नीचे आके बोला होल्डिंग सब्सिडियरी का रिश्ता है, मतलब तेरा एसेट में 50% से ज्यादा एसेट मेरा है एंड तेरे इनकम का 50% से ज्यादा इनकम हमको मिलता है, तो ये 2 लेयर से भी ज्यादा अलाउड हो जाएगा।
ठीक है, यहां पर ये रूल समझाया। तो देखो क्या बोला, ए लिमिटेड इज अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ऑफ बी, सी एंड डी, ए तीनों का होल्डिंग बन गया। Hence, investment of A Limited into B Limited and B Limited into C Limited is allowed, but investment of C Limited into D Limited not to be allowed. ठीक है, तभी तो बोला मोर देन 2 लेयर नहीं जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट related to restriction on making investment, giving loan or guarantee or providing securities of section 186। एक कंपनी, ऊपर तो हो गया इन्वेस्टमेंट कंपनी का बात, ये वाला एक क्वेश्चन था पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट कंपनी को डेडिकेटेड था। अब आते हैं नॉर्मल कंपनियों का बात। क्या नॉर्मल कंपनी दूसरी कंपनियों को लोन दे सकती है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकती है? नॉर्मल कंपनी का मतलब तेरा स्टील बिजनेस है, ठीक है, अब क्या तुम मेरी कंपनी में पैसा लगा सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लोन गारंटी दे सकता है मेरे भी आप में? तो देखो क्या रूल बोला, तेरी कंपनी का पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तीनों जोड़ के जो फिगर आ रहा है उसका 60% निकालो पहले, एंड फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का 100% निकालो, और विच एवर इज हायर है हम उतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है या लोन दे सकता है या गारंटी दे सकता है। लेट्स से तेरी कंपनी का पेड अप कैपिटल है 50 करोड़, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व है 20 करोड़ और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 10 करोड़, 80 करोड़ टोटल हुआ। 80 करोड़ का 60% निकालो, 48 करोड़, ठीक है। अब फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का 100%, यानी ये दोनों जोड़ के कितना होगा, 30 करोड़। 30 करोड़ का 100% 30 करोड़ ही होगा। 30 और 48 दोनों में हायर कौन है? 48। तो हम इतना लोन गारंटी एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे सकते, मतलब मेरा कंपनी किसी भी कंपनी को दे सकते। क्लियर है बात? अगर इससे ज्यादा देना है मेरे को तो एसआर पास करो। क्लियर? क्लियर है? ये एसआर पास करने का बोला, इसके अलावा और कोई रूल बोला? हाँ, कब ये एसआर पास करना नहीं पड़ेगा, मतलब विदाउट एसआर भी इससे ज्यादा लोन दे सकते हो अगर होल्ली ओन सब्सिडियरी या ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी वाला है, या फिर होल्डिंग कंपनी एक्वायर कर रहे हैं, यही तो बोला। अच्छा, ऊपर बोला है लोन गारंटी दे रहा है और यहां बोल रहा है शेयर खरीद रहे हैं। कौन किसमें? होल्ली ओन सब्सिडियरी या ज्वाइंट वेंचर कंपनी में। मतलब सीधा बात बोले, होल्ली ओन सब्सिडियरी और ज्वाइंट वेंचर कंपनी पे ये एसआर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोन गारंटी देने में भी और एसेट खरीदने में भी, मतलब शेयर खरीदने में भी। लेकिन इसका अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि तुम किस कंपनी को कितना लोन दे रहे हो, मतलब अलग से बता के रखो, कहीं छुपाओ मत इसको, ठीक है। तो अभी तक क्या बात पड़े, एक कंपनी दूसरा कंपनी को ये वाला जो लिमिट है इससे ज्यादा लोन गारंटी या एसेट परचेज, शेयर परचेज नहीं कर सकता। करना है तो एसआर पास करो, या एसआर वाला रिस्ट्रिक्शन किसको नहीं है, होल्ली ओन सब्सिडी और जेबी वाला में। हाँ, अब एक आखिरी पॉइंट, सर मेरा काम ही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मेरा काम ही है लोन देना और ये सब करना, मतलब यही मेरा बिजनेस है, तो फिर तुम बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल से ऑल डायरेक्टर जब अप्रूव हो तब दे सकते।
क्योंकि यहाँ पे तो बार बार शेयर होल्डर का अप्रूवल कैसे लेते रहेंगे, मेरा काम यही है। तो हर बार बिजनेस डील करने के पहले क्या शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाते रहे? मतलब मेरे से रिलायंस लोन लेने आए, हम पहले शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाए फिर लोन दें। फिर टाटा लोन लेने आए, कोई भी बिजनेसमैन तो मेरे से लोन ही लेने आएगा ना, मेरे साथ और क्या बिजनेस करेगा वो? हाँ, मेरे से कोई मशीन फर्नीचर गुड्स थोड़ी खरीदने आएगा। ठीक है, यहां पर आपको अलाउड है। ठीक है, और यहां पे कुछ ज्यादा पढ़ने को नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रख लेना, तुम लोन जो दे रहे हो ना, तुम जो किसी को भी लोन दे रहे हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो लास्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे लोन कम पे नहीं दे सकते। मतलब तुम बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे अभी 8% इंटरेस्ट चल रहा है और तुम लोन दे दो 6% 7% पे, नॉट अलाउड। तुम मिनिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटी जितना इंटरेस्ट तो लोगे, उससे ज्यादा लो तो अच्छा बात है। ठीक है, तेरा कंपनी खुद कोई डिफॉल्टर नहीं हो पेमेंट करने में, ये नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन है। और इस रूल को चेंज करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और अगर तुम ये रूल तोड़ के लोन वोन का काम कर लेते हो तो कंपनी पे पेनल्टी है 25,000 से लेके 5 लाख तक का, और ऑफिसर लोग को पेनल्टी है 25,000 से 1 लाख तक। अब तुमसे बोला स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर द सेक्शन 186 डज नॉट अप्लाई, तो फिर से ऊपर वाला बात पूछ लिया, कब ये रूल अप्लाइड नहीं होगा? नहीं, ये ऊपर वाला बात नहीं पूछा, ऊपर लिखा नहीं था, यहाँ पे अलग से लिखा है। सर ये टोटल रूल, ये जो 60% 100% ये वाला जो है ना, ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे। इन कंपनीज पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं। इतना पॉइंट बहुत है तुम्हारे लिए फिलहाल, क्योंकि ये सब क्वेश्चन देखो एग्जाम में कभी आया हुआ नहीं है। जो भी लोन दोगे उसका रजिस्टर मेंटेन करोगे, और रजिस्टर का फॉर्मेट बताया हुआ एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में मेंटेन करो जो भी इंटर कॉर्पोरेट लोन तुम दे रहे हो। और ये रजिस्टर्ड का कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पे ये रख के रखोगे ताकि कोई भी आके इसको चेक कर सके। कोई भी कंपनी का मेंबर, तुम्हारी कंपनी का शेयर होल्डर या मेंबर आके इसको चेक कर सकता है, फीस देगा और चेक करेगा। इसका रजिस्टर का फॉर्मेट अगेन वही MBB2, सब कंपनी का रजिस्टर का फॉर्मेट MBB2 में मेंटेन करने पड़ रहा है, वही फॉर्मेट दिया हुआ वहां। और एवरी 7 डेज में रजिस्टर को अपडेट कर दोगे। ज्ञानबाजी वाला आंसर हो रहा है। हाँ, काम का आंसर अब आया। सर ये रजिस्टर कितना साल तक का रखना है? परमानेंटली, समझे? और ये मेंटेन कौन करेगा? किसके पास रहेगा ये रजिस्टर? किसके कस्टडी में पड़ा रहेगा? कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई अदर पर्सन जिसको बोर्ड ऑथराइज किया। ठीक है, उतना ही ज्ञान। कोई भी जिरोक्स कराना चाहे तुम्हारा शेयर होल्डर या मेंबर करा सकता है, 10 रुपया पर पेज, ये कॉमन पॉइंट है। तुम 10 रुपए से ज्यादा एक पेज का जिरोक्स का चार्ज नहीं ले सकते शेयर होल्डर से। अब यहाँ पे केस दिया, कंपनी है जिसका बैलेंस शीट है ABC लिमिटेड का, पेड अप कैपिटल है 30 करोड़, रिजर्व है 40 करोड़, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रिजर्व है 20 करोड़, कैपिटल रिजर्व है 10 करोड़। कंपनी लोन देना चाहता है DEF लिमिटेड को और गारंटी देना चाहता है GHK लिमिटेड के बिहाफ में 15-15 करोड़ का। LKP लिमिटेड अप्रोच ABC लिमिटेड फॉर लोन। अच्छा, कंपनी मेड अ लोन, मतलब ये कर चुका है। अब एक और नया कंपनी है LKP लिमिटेड, कंपनी से लोन मांगने आया है 20 करोड़ का। ठीक है, पहले से कंपनी का 15-15 करोड़ का लोन दिया हुआ, लोन और गारंटी, मतलब ऑलरेडी 30 करोड़ का लोन गारंटी दिया हुआ है। अब एक और एक कंपनी है जो कंपनी से 20 करोड़ का लोन मांगने आया है। क्या कंपनी दे सकता है कि नहीं दे सकता है, निकालने होंगे। तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये तो पेड अप कैपिटल है 30 करोड़,
फ्री रिजर्व भी है 40 करोड़। ये तो फ्री रिजर्व नहीं है, नहीं ये फ्री रिजर्व नहीं है। तो कंपनी का फिलहाल पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व हुआ 70 करोड़। 70 करोड़ का 60% 42 करोड़, और सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व यानी 40 करोड़ का 100% 40 करोड़। दोनों में हायर 40 करोड़। कंपनी मैक्सिमम 40 करोड़ का लोन दे सकता है बिना एसआर पास किए। उससे ज्यादा करना है तो एसआर करो। फिलहाल कंपनी का ऑलरेडी 30 करोड़ का लोन है, ठीक है, ऑलरेडी 30 करोड़ का लोन है ना कंपनी का। और लोन मांगने आया 20 करोड़ लोग, एलकेपी लिमिटेड आया 20 करोड़ का लोन मांगने। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले से 30 है प्लस 20 50 करोड़ हो जाएगा। और कंपनी मैक्सिमम तो 40 करोड़ तक ही जा सकता था, नहीं 42 करोड़ हायर ना, विच इज हायर, 42 करोड़ तक जा सकता है कंपनी। तो 50 करोड़ तो नहीं कर पाएगा सर। तो या तो ये नया वाला कंपनी को और 12 करोड़ का लोन दे, है ना, या फिर ज्यादा देने का मन है तो एसआर पास कर ले, ठीक है। ये दोनों आंसर लिखना चाहिए था ये लोग को। ये लोग सीधा लिखा है कि कंपनी को ये 20 करोड़ देना है तो कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट से पार है। पर तुमको ये लिखना चाहिए था एग्जाम में कि या तो कंपनी 12 करोड़ तक का लोन दे दे तो बिना एसआर पास किए भी दे सकता है ना। और क्योंकि 42 करोड़ तक दे सकता है, ऑलरेडी 30 करोड़ है, तो कंपनी मैक्सिमम और 12 करोड़ का लोन दे सकता है बिना एसआर के। उससे ज्यादा देना है तो एसआर पास कर, ठीक है। अगला आंसर में तुमसे स्टेप पूछा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे तो क्या स्टेप्स फॉलो कर, क्या रूल क्या प्रोसीड्यूर फॉलो कर। तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाए, तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस दे। बोर्ड मीटिंग का नोटिस होगा तो बोर्ड मीटिंग होगा, पहले बोर्ड मीटिंग में इसको पास किया जाएगा, ठीक है। अगर ये अमाउंट बोर्ड मीटिंग में जितना कर सकते हैं उसके अंदर है तब तो यही लोन हो जाएगा। लेकिन अगर ये लिमिट पार है तो जनरल मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, वहां पे एसआर पास करना होगा, यही लिखा। अब अगर तुमको जनरल मीटिंग बुलाना है तो 21 क्लियर डेज का नोटिस दो, पहले जनरल मीटिंग बुलाओ। अगर तुम लिस्टेड कंपनी है तो तुमको अपना स्टॉक एक्सचेंज को भी नोटिस का 3 कॉपी भेजना पड़ेगा। अब जनरल मीटिंग बुलाओ, एसआर पास कर लो। अगर तुम्हारे यहाँ 200 से ज्यादा मेंबर है तो पोस्टल बैलेट से एसआर पास करो, मतलब सबको वोट करने का राइट होना चाहिए। 200 से कम मेंबर है तो जैसे तुमको एसआर पास करना है एसआर पास करो। एसआर पास जैसे ही हो जाएगा आरओसी को 30 डेज के अंदर MGT 14 भर के एसआर का डिटेल दे दो कि हमारे रेजोल्यूशन पास हो गया, और रजिस्टर में इसको अपडेट कर लो 7 दिन के अंदर इतना लोन दे दिए, ठीक है। योर कंपनी विच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विश टू मेक इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ अ कंपनी। तुम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और एक दूसरे कंपनी की शेयर कैपिटल में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये लिमिट से ज्यादा हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट लिमिट को एक्सीड कर रहा है। तो क्या करना चाहिए सर, एसआर पास कर लीजिए अगर करना है तो। लिमिट के अंदर होता तो ऐसे ही हो जाता, लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है तो एसआर पास कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही दिया, एक कंपनी है जिसका लोन एक रेजोल्यूशन पास किया है टू प्रोवाइड अ लोन ऑफ 50 करोड़ टू हैप्पी लिमिटेड। जॉय लिमिटेड का डायरेक्टर लोग एक रेजोल्यूशन पास किया है हैप्पी लिमिटेड को 50 करोड़ लोन देने का। द पेड अप शेयर कैपिटल जॉय लिमिटेड का पहले से 100 करोड़ है और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का टोटल मिला के बैलेंस है 40 करोड़। तो क्या कंपनी है जो 50 करोड़ का लोन बोर्ड में पास कर दिया, ये अलाउड है कि नहीं। 140 करोड़ का 60% 84 करोड़ और 40 करोड़ का 100% 40 करोड़। दोनों में हायर कौन, कंपनी कितना लोन देने जा रहे हैं,
और कोई लोन पहले से है भी नहीं, बताया तो नहीं अपने को, तो मानेंगे फर्स्ट लोन ही है, तो विद इन द लिमिट है। क्या एसआर पास करना पड़ेगा कि ऐसे ही हो जाएगा? वेरी गुड, यही लिखा है, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ मेंबर बाय एसआर इज नॉट नेसेसरी। हाँ, लेकिन ऑल द डायरेक्टर्स शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही डिसीजन पास कर रहे हो ना लोन का, सारा डायरेक्टर को मीटिंग में प्रेजेंट होना पड़ेगा। ऑल का कंसेंट चाहिए, ऑल एग्री करेंगे तो ही। ये मतलब यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेजोरिटी या एसआर नहीं चलेगा कि तुम्हारे 10 डायरेक्टर में से 8 हाँ कर दिए तो मोर देन 75 हो रहा है, फिर भी नहीं, 8 का 10 का 10 हाँ करेगा। जो लोग मीटिंग में प्रेजेंट है उनमें से ऑल को, हमें गलत बोल गया, ऑल को प्रेजेंट होना चाहिए, गलत बोला। सो जितने प्रेजेंट हैं वो सब रेडी होने चाहिए। अब मेरे यहां 11 डायरेक्टर है, 8 प्रेजेंट है मीटिंग में, 8 का 8 को हाँ बोलना पड़ेगा तभी डिसीजन पास हो। ठीक है, नेक्स्ट भी वैसे एक क्वेश्चन दिए, ये तुम देखना। ठीक है, वही देखो ना, कैलकुलेशन करके दिखा रहा है रूल के हिसाब से। नेक्स्ट वाला भी वही है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है भाई। अमाउंट दे दे रहे, कैलकुलेट करो, लिमिट के अंदर है तो बोलो जितने डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है ऑल एग्री तो हो जाएगा, लिमिट के बियॉन्ड जा रहे हैं तो शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग बुलाओ, एसआर पास करो। देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितनी बार दे दिया, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देवराज। देख रहा आए जा रहे, बाप रे बाप। फिर जियो, एक ही क्वेश्चन रिपीटेड मारे ही जा रहा है मालिक। हाँ, ये अलग है कुछ, नहीं ये अलग है, हाँ ये अलग है, हाँ ठीक है, लेकिन ये भी अलग है। यहां पे क्या बोल रहे थे, एक एसेट दिया है, इनकम भी दिया है। बोल रहे कैन वेदर द कंपनी इज इन्वेस्टमेंट इन कंपनी एज पर सेक्शन 186, क्या जितना कंपनी इन्वेस्टमेंट किया है दूसरे कंपनी में उतना ठीक है। इसमें अपने रूल क्या पढ़ते हैं कि तुम्हारा दूसरे कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% ऑफ द टोटल एसेट से ज्यादा हो, और उसका जो इनकम है उसका 50% का इनकम भी तुमको मिल रहा हो, तभी तुम दूसरे कंपनी के शेयर डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, ऊपर लोन गारंटी था, ये इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, तो देख लो कैलकुलेशन कैसे की है। टोटल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है 95 करोड़ लाख, जबकि अदर एसेट तो 200 लाख का 95। ठीक है, मोर लेस देन 50% हो रहा है। वैसे टोटल इनकम है 30 लाख, जिसमें से 12 लाख इन्वेस्टमेंट के थ्रू आए हैं, ये भी 50% से कम है। तो इसके लिए क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स, किसको इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलेंगे, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है दूसरे कंपनी का शेयर डिवेंचर खरीदना, और वो भी कितना, ऑफ द टोटल, अपने टोटल एसेट का 50% से ज्यादा एसेट, एंड अपने इनकम का 50% से इनकम, यहां पे दोनों ही कम है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं माना जाए। ठीक है ना, तुम्हारे खुद का टोटल एसेट जो है उसका 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट से होना चाहिए, तुम्हारे खुद का जो टोटल इनकम है उसका 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट से आना चाहिए, तब तो तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाओगे, वरना तुम एक नॉर्मल कंपनी कहलाओगे। ये अलग क्वेश्चन है। ये फिर 57 बोला उसी के जैसे, ये वाला कंपनी क्या बोला है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्साइज कंसिडरिंग द प्रपोजल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन एबीसी लिमिटेड। तुम्हारी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एबीसी में पैसा लगाने का सोच रहा है, कंपनी के 5 डायरेक्टर है, जिसमें से 4 ही मीटिंग में प्रेजेंट है, और 3 ऑफ देम उसमें से हाँ बोल दिए। क्या बोल रहा है,
नहीं नहीं, उल्टा बोला, 5 टोटल है, उसमें से 4 प्रेजेंट है आज, एक एब्सेंट है मीटिंग से, उसमें से 3 हाँ बोला है। ऑल द डायरेक्टर का कंसेंट चाहिए सर, जो प्रेजेंट है उनमें से। और प्रेजेंट कितने हैं? 4, तो 4 का 4 हाँ बोलेगा तभी होगा। यहां 4 का 4 हाँ बोला है क्या? 4 में 3 हाँ बोल रहे हैं सर, नहीं माना जाएगा, नॉट वैलिड, डिसीजन पास नहीं होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। हाईफाई लिमिटेड इज डिफॉल्टेड इन रिपेइंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक कंपनी है, किसी से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा है और उसको वापस करने में डिफॉल्टर हो गया। वो एक डीलर से लिया था ये पैसा। हाईफाई लिमिटेड वांट टू इन्वेस्ट 5 करोड़ इन इक्विटी शेयर्स ऑफ वाईफाई लिमिटेड। ये कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। तो तुम ऑलरेडी एक कंपनी है और किसी का पैसा लौटाने में डिफॉल्टर हो गया, लेकिन कौन सा पैसा? किसी से सिक्योरिटी मनी लिया था, वो पैसा। ठीक है, क्या तुम किसी और कंपनी को लोन देने का काम कर सकते हैं? पहला बेसिक रूल क्या बोलता है? कंपनी कोई भी टाइप का पेमेंट में डिफॉल्टर हो, डिपॉजिट का पेमेंट में डिफॉल्टर हो या इंटरेस्ट चुकाने में डिफॉल्टर हो, मतलब तुम लोन लिया था, वो लोन चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया, या लोन लिया था, लोन पे इंटरेस्ट चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया, तो तुम किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक, क्या यह कंपनी कोई लोन चुकाने में डिफॉल्टर हुआ? नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? कोई काम कराने का पैसा लिया है, तुम वो काम अब नहीं करा रहे, हम तुम्हारा सिक्योरिटी मनी वापस नहीं देगा। तुम मेरे से एक फ्लैट खरीदने आया था, हम तुमको बोला फ्लैट की कीमत 45 लाख है, 3 लाख डिपॉजिट दो, बाकी 42 लाख फ्लैट मिलने पे। तुम बाकी 42 लाख देने नहीं आ पाया, और यहां में वो 3 लाख का क्या होगा रूल? वापस करें कि खा जाए? नहीं करेंगे। सिक्योरिटी मनी, अगर ये एग्रीमेंट में लिखा हो कि काम नहीं होगा तो सिक्योरिटी मनी वापस कर देंगे, तो ठीक है, वापस करो। लेकिन ज्यादातर सिक्योरिटी मनी में एक रूल होता है। हम तुमको 2 बढ़िया एग्जांपल देते हैं। ये बिल्डर वाला एग्जांपल समझ में आया? बिल्डर पैसा वापस नहीं करेगा अगर बाकी पैसा फ्लैट परचेज करने वाला नहीं दे पाएगा। यही में तुम सीएमसी में एक कोर्स करने गया, वहां पे वो लोग बोलता है कोर्स फीस है 5,000 रुपया, सिक्योरिटी मनी भी है 2,000। क्यों लेता है सिक्योरिटी मनी? बोलो सर, आप कंप्यूटर तोड़ दिए, खराब कर दिए तो ठीक है ना। मान लो तुम पूरा कोर्स कर लिया, कंप्यूटर को कुछ खराब नहीं किया, तो जिस दिन कोर्स कंप्लीट होगा तुम्हारा 2,000 वापस होगा। हाँ, होगा होगा होगा। प्राइवेट स्कूल है ना देवराज, प्राइवेट स्कूल्स, ऐसा बहुत सारा स्कूल है जो फर्स्ट टाइम जब तुम एडमिशन लेने जाते हो, फीस बुक में एक अमाउंट लिखा रहता है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। जिस दिन स्कूल छोड़ोगे पैसा वापस मिलना चाहिए। बहुत सारा स्कूल वापस नहीं करता क्योंकि किसी को याद ही नहीं था। मान लो हम 2-3 में एडमिशन लेने गए थे, अब हम क्लास 12 पास हो गया और वहां से स्कूल छोड़ दिया। किसको याद है 10 साल पहले कुछ अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट भी था फीस बुक में? बहुत सारा स्कूल जो लोग अच्छा होता है वो लोग खुद से रिफंड करता है स्टूडेंट को ये फीस, और बहुत सारा नहीं, स्कूलों को तो याद रहता ही है ना, पेरेंट को तो नहीं याद रहता। वो लोग फीस बुक उतना पढ़ते भी नहीं है बहुत बार, तो क्या क्या अमाउंट काटा है टोटल, सबको खाली ये मतलब है टोटल कितना देना है। स्कूल बोला एडमिशन चार्ज टोटल 90,000, तुम टोटल रुपीज दे के आ गया, तुम ये देखे भी नहीं उसमें 10,000 रुपया या 5,000 रुपया सिक्योरिटी मनी था।
वो लिया क्यों था कि तुम्हारा बच्चा स्कूल में कुछ तोड़ फोड़ कर देगा, हाँ वहां से कट जाएगा, बट कुछ नहीं तोड़ा फोड़ा तो जिस दिन स्कूल छोड़ेगा वापस मिल जाए। तो ये रिफंडेबल है, हाँ है, लेकिन कई बार सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल भी नहीं होता। ठीक, अब यहां पर देखो क्या बोला है, सिक्योरिटी रिसीव फ्रॉम अ डीलर, सच सिक्योरिटी was accepted from the dealer for proper and timely performance of the contract by them। हम डीलर से सिक्योरिटी मनी लिया था कि वो टाइमली पूरा नहीं किया काम तो हम पैसा काट लेंगे। यहां पे ये वाला पेमेंट में कंपनी डिफॉल्टर हुआ। क्या ये डिफॉल्ट तुमको लोन देने से रोक सकता है? क्या ये वो डिफॉल्ट में काउंट होगा जहां पे कंपनी दूसरी कंपनी को लोन नहीं दे पाएगा? क्योंकि नॉर्मल रूल क्या बोला, कंपनी अगर कोई लोन रिपेमेंट या डिपॉजिट रिपेमेंट और इंटरेस्ट रिपेमेंट में फेल करे तो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बोला नहीं, ये नॉर्मल डे टू डे बिजनेस का डिपॉजिट है, ठीक है ना, ये इस रिस्ट्रिक्शन में काउंट नहीं होगा और कंपनी कैन मेक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगला आंसर पूछा, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम पे अपनी ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है क्या? All investment made by held by a company in property, security or other asset shall be made held by its own name। कंपनी अपने ही नाम से कहीं भी पैसा लगा रहा है ना, ये नहीं बोल सकता ये पैसा डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी अपने नाम से इन्वेस्टमेंट करेगा। ऐसे मतलब ना, देवराज पैसा लगा रहा है बट अपने पापा के नाम से, या देवराज के पापा पैसा लगा रहे हैं देवराज के नाम से, ये होता है नॉर्मल लाइफ में। हाँ क्यों नहीं हो सकता? हम एक कंपनी में 2 लाख रुपया लोन दिया मेरी बेटी के नाम पे, मतलब रिपेमेंट मेरी बेटी को होगा, हाँ ठीक है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा कंपनी किसी और कंपनी में पैसा लगा रहा है कोई डायरेक्टर के नाम पे या किसी और नाम पे। कंपनी को इन्वेस्टमेंट अपने ही नेम पे करना होगा, तभी तो तुम अपने बुक्स में शो कर पाएगा ना। यही बात यहां पे बोला, अपने ही नाम पे इन्वेस्टमेंट करो, मतलब कोई सब्सिडी कंपनी में पैसा शेयर खरीदो, कहीं बैंक में पैसा डालो, कोई और कहीं फर्दर ट्रांसफर करो पैसा, सब कहीं पे सिक्योरिटी में पैसा डालो, कहीं पे डिपॉजिट करो पैसा, ऑलवेज कंपनी अपने नाम पे इन्वेस्ट करेगा, किसी और के नाम पे नहीं, और इसका एक प्रॉपर रजिस्टर भी मेंटेन करेगा कंपनी कहाँ कहाँ पैसा लगा रखा है। और अगर कहीं पे अपने नाम से नहीं लगा रखा है तो उसका भी एक अलग रजिस्टर मेंटेन, ठीक है, और ये रजिस्टर टाइम टू टाइम चेक होगा, भाई सब ज्ञान फॉर्मेट में होगा, कोई भी आके चेक कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब डायरेक्टर के रिलेटिव के ब्याह में कोई ऑफिस होल्ड हो रहा है, कोई ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, बोल रहा है ऑफिसर, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट मीन्स एनी ऑफिस और एनी प्लेस, सच ऑफिस और प्लेस हेल्ड बाय ए डायरेक्टर या उसका कोई रिलेटिव, और वहां से उसको कोई रेम्यूनरेशन मिले। हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहां पे एज अ सीए ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब, और वहां से रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, और हम एक और एक कंपनी है जहां पे डायरेक्टर भी है। क्या उस कंपनी में हम जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं वो ऑफिस का हमको पोस्ट इसीलिए मिला है, मान लो हम सीए नहीं, हम नॉर्मल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, वो पोस्ट मेरे को इसीलिए मिला है क्योंकि इस कंपनी में हम डायरेक्टर है और इस कंपनी का उस बिजनेस के साथ रिलेशन है। तो ये जो हम ऑफिस होल्ड कर रहे हैं दूसरा बिजनेस में, इसी को बोलते हैं प्लेस ऑफ प्रॉफिट। मतलब मेरे को वो वाला काम इसीलिए मिला क्योंकि हम यहां पे कुछ मेरा इंटरेस्ट है, तुम्हारी कंपनी में मेरा कोई इंटरेस्ट है,
इसलिए मेरे को वहां पर कोई काम मिला। इसी को बोलते हैं प्लेस ऑफ प्रॉफिट। वहां से हमको कोई सैलरी मिला, रेम्युनरेशन मिला, कमीशन मिला। क्यों? क्योंकि वहां पे हम कोई पोस्ट होल्ड करते हैं। और वो पोस्ट क्यों मिला? तुम्हारी कंपनी की बदौलत। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माना जाए। ठीक है? तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर का और डायरेक्टर लोग का, उसके बाद ही हो सकता। ठीक है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में हम कोई गुड्स नहीं बेच सकते, कोई प्रॉपर्टी उस कंपनी को नहीं बेच सकते, कोई प्रॉपर्टी लीज पे नहीं दे सकते, सर्विस रेंडर नहीं कर सकते। ये सब कर सकते हैं बट प्रॉपर डिस्क्लोजर और प्रॉपर अप्रूवल के साथ। ठीक है? अगर ये बाद में पकड़ा गया तो फाइन पेनल्टी है। और यहां रिलेटेड का मतलब बताया, देखो सब बताया। अगर एचयूएफ का मेंबर है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, फादर मदर सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर सिस्टर, ये सब। और इसके अलावा भी और भी बताया। देखो, डायरेक्टर और उसका रिलेटिव, की मैनेजरियल पर्सन या उसका रिलेटिव। हम तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर और एक दूसरे फर्म में पार्टनर है तो भी रिलेशन माना जाएगा। हम तेरी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है और मेरा कोई रिलेटिव दूसरी कंपनी में मैनेजर है, डायरेक्टर है, 2% से ज्यादा शेयर होल्ड करता हम तेरी कंपनी में तो भी रिलेशन आ जाएगा। ये सब चीज बता रहे हैं कि इसको रिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये रिलेशन का डेफिनेशन जैसे एक बार रीड करने को है, इसमें कुछ नहीं। होल्डिंग सब्सिडी है तो भी रिलेशन है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी तो भी रिलेशन है। मतलब घुमा फिरा के कोई भी तरीके से रिश्ता साबित हो गया तो प्लेस ऑफ प्रॉफिट माना जाए। कितना क्वेश्चन बचा है? 2 और बचा, खत्म करते। यहां पे बोला है शॉर्ट वॉकर लिमिटेड वॉज लिस्टेड कंपनी ऑपरेटिंग फिटनेस सेंटर ऑल ओवर इंडिया। In their meeting on 1st April, the board of directors of the company approved purchase of gym equipment for 75 crore from Fitness Solution Private Limited. तुम्हारा एक कंपनी है जिसका फिटनेस सेंटर है, फिटनेस का इक्विपमेंट खरीदने का परमिशन दिया है डायरेक्टर लोग एक कंपनी से जिसका नाम फिटनेस सॉल्यूशन है। जो कि कौन चलाती है? कोई अनीता नाम की लेडीज चलाती है, जो कि वाइफ है सुनील की। और ये सुनील कौन है? ये जो शॉर्ट वॉक कंपनी है उसका सीएफओ है। रिलेशन आ गया। और ये जो एनुअल शॉर्ट वॉक कंपनी का एनुअल टर्नओवर यानी सेल 500 करोड़ का, और इसका पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग, अच्छा वो फिटनेस सॉल्यूशन जो है उसका पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग अनीता का है और 2 अदर डायरेक्टर। 2% रिलेशनशिप भी आ गया, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी आ गया। तो क्या ये डील अलाउड है? क्या इसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माने? नहीं। वो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो रिलेशन नहीं। ऊपर कहीं पर भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्ड नहीं बोला था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर है, देख लो, ये तो लिमिटेड है लेकिन दूसरा वाला कंपनी क्या है, तो वहां पर रिलेशनशिप वाला बात नहीं है। यहीं पे समझाना था। ठीक है? कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी। हाँ, एक बात है, ट्रांजेक्शन हमेशा फेयर प्राइस पे हो, ये ध्यान रखना है बस। रिस्ट्रिक्शन ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर। पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं, अदर देन मनी ट्रांजेक्शन, अदर देन कैश। ठीक है? मतलब हम तुमसे एसेट वैसेट खरीद रहे हैं बट पैसा नहीं दे रहे। हो सकता है ना मेरी कंपनी का बदले में शेयर दे रहे हैं, तो वो सब ट्रांजेक्शन क्या डायरेक्टर्स को अलाउड है? सिंपल बात बोला है, जनरल मीटिंग बुलाओ शेयर होल्डर का, रेजोल्यूशन पास करो, तभी ये वाला ट्रांजेक्शन कर पाओगे। मतलब मेरी कंपनी दूसरी कंपनी में कुछ आइटम खरीद रहा है,
नॉर्मली पैसा देके खरीदना चाहिए ना देवराज, बट हम पैसा नहीं दे रहे, हम बदले में मेरी कंपनी का शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज ये सब दे दे रहे। क्या डायरेक्टर लोग ये डिसीजन ले सकते हैं? डायरेक्टर एक कंपनी से दूसरा कंपनी का परचेसिंग का डिसीजन ले सकते हैं, गुड्स खरीदा, हाँ, लेकिन सर वो तो कैश देके ना, यहाँ पैसा नहीं दे रहे, बदले में अपनी कंपनी का शेयर, डिबेंचर दे रहे, तो यहाँ तो शेयर होल्डर का राइट टेम्पर नहीं होगा, है ना? तो सर आपको शेयर होल्डर से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक कंपनी कहीं पे भी कुछ भी खरीदे, मनी इन्वॉल्व हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है, लेकिन मनी की जगह अपनी कंपनी का शेयर, डिबेंचर देने का बात हो रहा है, तो भैया पहले शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाओ, नोटिस पास, रेजोल्यूशन पास करो, तब ये कर सकते, ठीक है? अगर ये करते हो तो ये अवॉइडेबल होगा। शेयर होल्डर अगर बाद में भी अप्रूवल दे दे ओके, बट बिना अप्रूवल के नहीं होगा, ठीक है? ये था चैप्टर खत्म।